नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर जीके जीएस पर। अब हम बात कर रहे थे क्लास 9th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की, और उसके अंदर टॉपिक देख रहे थे निर्धनता एक चुनौती, न पॉवर्टी ए चैलेंज। इसका फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, काफ़ी पार्ट वाइज में करवाता हूँ। उसके अंदर आज अपन जो देखने वाले हैं वो देखेंगे कि सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धनता है वो कितने पार्ट में डिवाइड की जाती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इनसे पहले अपन ने देखा था कि समाज जो है निर्धनता को किस प्रकार से देखता है और कैसे है वो डिवाइड करता है। आज जो बात करेंगे सामाजिक जो वैज्ञानिक है उनके अनुसार है निर्धनता कितने प्रकार की होती है, कैसे है वो उनको निश्चित करते हैं। क्योंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं आय, उपयोग के स्तर देते हैं। लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के, अब इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। देखो, निर्धनता है ना, उसको निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी और सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। देखो, निर्धनता है, उसके निर्धारण के कौन कौन से कारक हैं देख सकते हैं अपन। एक तो है निरक्षरता स्तर, कुपोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी और सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच की कमी जो है उसके आधार पर है निर्धनता का निर्धारण किया जाता है। इसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और सुरक्षा असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब तक बहुत सामान्य होता जा रहा है। अब देखो, सामाजिक अपवर्जन क्या है इस बारे में देखें। इस अवधारणा के अनुसार बात किसकी कर रहे हैं, सामाजिक अपवर्जन क्या होता है इसके बारे में। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। अब क्या है कि वो सामाजिक जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको साथ में नहीं रखकर उनको अलग रखा जाता है, ये अपवर्जन है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकते हैं। सामाजिक अपवर्जन मतलब समाज की जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा कहने का अर्थ है समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, संपन्न जो लोग हैं उनको, वो यदि इस लोगों को, निर्धन लोगों को अलग रखते हैं तो निर्धनता और बढ़ेगी। और ये तो उसका क्या हो सकता है, एक कारण है और परिणाम भी यही है। मोटे तौर पर ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे, अर्थात उनसे अच्छे जो लोग होते हैं वो करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण है कि भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशाली है। भारत के अंदर है क्या है, जाति के आधार पर लोगों को पहचाना जाता है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से वर्जित रखा जाता है। अपवर्जित का अर्थ मैं यहाँ पर साधारण सा कहूँ, अपवर्जित इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं तटस्थ रखना। तटस्थ आप नहीं समझे तो दूर रखना है ना, ये है सामान्य अर्थ है, वो देख सकते हैं। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि ये उससे भी अधिक, कहीं अधिक क्षति पहुंचाता है। आय तो कम नहीं कर रहा है, परंतु उनका जो सम्मान है ना, उसके अंदर है वो ठेस जरूर पहुंचाता है। इसके बाद में देखते हैं असुरक्षा है। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है
मतलब जिनको सुरक्षा ढंग से नहीं मिलती है उनको भी अपन निर्धन की श्रेणी में रखते हैं। तो कुछ विशेष सदस्यों जैसे पिछड़ी जाति के लोग के सदस्य या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा, शारीरिक रूप से विकलांग जो व्यक्ति होते हैं उनके भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना होती है। किनके? जो मान लेते हैं यहाँ पर देखो पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं उनको यदि ठीक ढंग से सुविधाएं नहीं दी जाए, कह सकते हैं अपन आगे भी वो अधिक निर्धन ही होंगे, उनकी जो पीढ़ी है वो भी निर्धन ही रहेगी। जैसे अपन कहते हैं कि विधवा है और विधवाओं को यदि सुविधाएं नहीं दी जाए, गवर्नमेंट उनके लिए कुछ योजनाएं नहीं चलाए, तो विधवा उनका कोई इनकम का स्रोत नहीं होता है तो वो भी निर्धन होगी। शारीरिक रूप से यदि विकलांग है ना, तो वो भी निर्धन ही होंगे क्योंकि वो है उतना नहीं अर्जित कर पाएंगे धन को या कमा नहीं पाएंगे जितना कि अन्य लोग कमाते हैं। भावी वर्षों में निर्धन होने की संभावना अधिक रहेगी। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न सदस्यों के पास उपलब्ध विकल्पों में से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप है, सुनामी है और भी है जैसे चक्रवात है, तो इस प्रकार के जो है आतंकवाद है आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, तो दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने वाली बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। देखो जो संपन्न है, मान लो तो अपन कह सकते हैं कि अनावृष्टि हो रही है, अनावृष्टि समझते होंगे मतलब वर्षा का बिल्कुल नहीं होना, तो इनसे क्या होगा, गरीब है वो अधिक ही गरीब होगा। मान लो संपन्न जो लोग हैं वो तो किसी न किसी जुगाड़ से मतलब अपना जो अन्न है वो कहीं से ले आए, परंतु जो निर्धन लोग हैं केवल खेती पर निर्भर रहते हैं तो उसमें है वो अधिक रहेगा, उनकी वो जो सुरक्षा है ना वो और भी कम होगी, सुरक्षा की कमी आएगी, असुरक्षित महसूस करेंगे। तो असुरक्षा भी कहीं ना कहीं क्या है, निर्धनता का एक कारण है। अब निर्धनता रेखा है, निर्धनता का अपन मापन कैसे करते हैं, जैसे निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा, समझ रहे हो ना, निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर, किस पर, आय या उपभोग स्तर है, मतलब हम अपना उपभोग है अपने पर कितना खर्च करते हैं, अपने पर वह कितना करते हैं, उनके अनुसार है निर्धनता का निर्धारण किया जाता है। वो निर्धनता रेखा है। किसी निर्धन व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उनके आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के लिए दिए गए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। देखो मूल आवश्यकता मैंने बताई थी कि व्यक्ति की जो मूल आवश्यकता है वो कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 मूल आवश्यकताएं हैं। तो अपन कह सकते हैं कि 5 मूल आवश्यकताएं यदि उनकी पूर्ति नहीं हो रही है, जैसे रोज का रोटी है ना, कपड़ा है, मकान है, मकान बोले तो आवास है, फिर है उनको शिक्षा नहीं मिल रही है और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो ये सब है ना, अपन क्या कह सकते हैं कि भैया इनकी मूल आवश्यकता है, इनकी यदि पूर्ति नहीं हो रही है, इनकी क्या नहीं होगी, यदि पूर्ति नहीं होगी तो वो क्या होगा, पूर्ति नहीं होने पर वो क्या माना जाएगा, निर्धन माना जाएगा। ठीक है। मूल आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न है, अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है।
इम्पोर्टेंट है। देखो, काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा है ना, वो क्या है, भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करते हैं जिसे विकास एवं उनकी स्वीकृति न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में एक उस आदमी को निर्धन माना जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? अमेरिका को निर्धन किसे माना जाएगा? जिसके पास कार नहीं है ना। अमेरिका में निर्धन कौन होगा? जिनके पास कार नहीं है, मतलब बाकी है, बाइक है, सुविधाएं हैं और भी है, रहते अच्छे हैं, खाते भी अच्छे हैं, फिर भी अमेरिका के अंदर जो निर्धनता रेखा का निर्धारण है वो किनसे किया जाता है? जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है। मतलब भारत के अंदर कार रखना एक वीआईपी लग्जरी लाइफ मानी जाती है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण है कार से नहीं किया जाता है, वहाँ कैलोरी से किया जाता है, जो कि आगे इसमें आएगा। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकताओं, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, क्षैतिज एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। अब भारत के अंदर निर्धारण कैसे होगा, तो ये ध्यान रखना। भी भारत में ये निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो वो है जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक, चिकित्सा इत्यादि की आवश्यकता यदि है उनका आधार पर निर्धारण किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। ये जो है इनका निर्धारण पहले रुपयों में कीमतों में किया जाता है और फिर कीमतों का निर्धारण करके है निर्धारण किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी क्या है? कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यकता कैलोरी की पूर्ति करते हैं। कैलोरी क्या है? खाने के अंदर जो भी अपन वस्तुएं लेते हैं उनके अंदर जो शक्ति प्राप्त होती है, पावर होती है, उनके कैलोरी के रूप में माना जाता है। और वो है कितनी प्राप्त होती है। ऐसे नहीं है कोई रोटी सब खाते हैं, केवल और केवल रोटी खाना है ना, गेहूं की रोटी खाना, उसके अंदर सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, कड्डी नहीं है ना, सलाद नहीं है और फल नहीं है, तो केवल रोटी खाना ही कैलोरी की पूर्ति नहीं कर देगा। तो इसलिए कैलोरी की आवश्यकता है। पर पेट तो खा रहा है परंतु उसको ओवर नहीं मिल रहा है। आयु, लिंग आदि, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400, अब देखो कैलोरी है मेन यही निर्धारण करती है। ग्रामीण के अंदर तो क्या है, 2400 कैलोरी है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में है ना, शहरी क्षेत्रों में कितनी है, 2100 कैलोरी है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। ये ध्यान है, 2400 कैलोरी प्रतिदिन और प्रति व्यक्ति की यदि वो आपूर्ति करता है, उपभोग करता है, तो वो निर्धन नहीं है। यदि इनसे नीचे है ग्रामीण में तो वो निर्धन माना जाएगा। और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में यहाँ कम क्यों रखी है? क्योंकि शहरी क्षेत्र में काम ज़्यादा करना नहीं पड़ता, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है, तो उसके अंदर वो शक्ति है, कैलोरी है, उसकी आवश्यकता भी कम रहती है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधन किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर 2011 बारे में, क्योंकि अभी तक निर्धारण 2011-12 के अनुसार ये मत समझ लेना कि सर 19-20 का, 22-23 का, 21-22 का लाए, क्योंकि कैलोरी का निर्धारण है समिति के अनुसार होता है और वो है 2011-12 के अनुसार ही अभी तक चल रहा है। व्यक्ति की निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये। अब देखो यदि रुपए में, क्योंकि अब कैलोरी है, सीधी कैलोरी का कैसे पता करें कि कितने रुपए में है इतनी कैलोरी अपन ला सकते हैं।
कैलोरी कोई मिलेगी नहीं, अनाजों के अंदर मिलती हैं, खाद्यान्न के अंदर मिलती है। ग्रामीण क्षेत्र में 800 करीब 816 रुपये, और शहरी क्षेत्र में कितने हो जाएंगे, ₹1000। ठीक है, तो यह है, इसका निर्धारण किया जाता है। ग्रामीण में 816 और शहरी क्षेत्रों में 1000। और यदि कैलोरी की बात करें तो ग्रामीण में 2400 और शहरी क्षेत्र में 2100। ये कंप्लीट आप याद रखोगे। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती है। मैंने पहले वीडियो में एक बताया था आपको कि शहरी क्षेत्र है, महंगाई में ज़्यादा होती है, तो कैलोरी तो 2100 ही है, ध्यान रखना शहरी क्षेत्रों, परंतु रुपए कितने हैं, 1000 है। और ग्रामीण क्षेत्रों की कैलोरी कितनी है, 2400 है, परंतु रुपए कितने हैं, 800, आई थिंक 41। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। इस प्रकार 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5 सदस्यों का तरीका की होगा यदि उनकी आय 4080 रुपये प्रति माह से कम है। यदि किसी परिवार में 4 लोग रह रहे हैं और उनकी आय है 4080 रुपये से कम है, इनसे अपन क्या करेंगे, कितने परिवार के लोग रह रहे हैं, यहाँ पर कितने को कहा है, 5 लोग रह रहे हैं, डिवाइडिंग करेंगे तो समझ लो कि कितना होता है। इसी तरह के परिवार को शहरी क्षेत्र में मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होगी। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर प्रति दर सर्वेक्षण के आधार माध्यम से किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन है कौन करता है, तो ये देखो, प्रति दर सर्वेक्षण के माध्यम से हर 5 वर्ष के बाद में किया जाता है। ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा कराए जाते हैं। अब ध्यान रखना, यहाँ पर आपके कोई आया नहीं है, जबकि NSO करवाता है ये, फिर भी आपको यही लिखना है, NSSO करवाता है। ठीक है, कौन, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये जो निर्धनता रेखा है, इनका सर्वेक्षण है प्रति 5 वर्ष बाद कौन करवाता है, तो NSSO करवाता है। ठीक है, तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना के करने के लिए विश्व बैंक जैसे विकासशील जो देश होते हैं उनको तुलना, जैसे पूरे विश्व में तुलना करनी होती है, तो कौन करता है ये काम, विश्व बैंक करता है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, जैसे $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर। देखो, बहुत मस्त टॉपिक है। अब निर्धनता के जो अनुमान है वो मैं अगले वीडियो में लूँगा। ठीक है ना, निर्धनता का जो अनुमान है ना वो अगले वीडियो में लूँगा, वो पार्ट बन जाएगा आपका 3rd। ठीक है, पार्ट 3rd के रूप में अपन इनको देखेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, और इन सभी की PDF है, जैसे ये लिखा हुआ सारा PDF प्राप्त करना है तो अपन टेलीग्राम चैनल है आपका, उनसे जुड़ सकते हैं, और अपना WhatsApp ग्रुप है, उनके माध्यम से आप मेरे कनेक्ट हो सकते हैं। तो जिनका लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।